आज की कहानी बिहार की है। एक आईएएस ऑफिसर की है। एक आईएएस ऑफिसर की पोजीशन, उसकी ताकत और उसके रुतबे से आप रूबरू वाकिफ़ होंगे। उसके बाद भी उस आईएएस ऑफिसर की पत्नी के साथ दुष्कर्म होता है। एक या दो बार नहीं, बल्कि पूरे 2 सालों तक होता है। ना कि उसकी पत्नी के साथ, बल्कि उनकी भतीजी, उनकी माँ और उनके यहाँ काम करने वाले 2 नौकरानियों के साथ भी दुष्कर्म किया जाता है। इस बात की खबर उस आईएएस ऑफिसर को भी होती है। उसके बावजूद भी वो कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि इस घटना को अंजाम देने वाला एक नेता का बेटा होता है। इस देश में अगर नेता और सरकार को छोड़ दिया जाए तो दूसरा सबसे ज़्यादा ताकतवर व्यक्ति एक आईएएस ऑफिसर ही होता है। नेता और सरकार तो बदलते रहते हैं, लेकिन एक अधिकारी नहीं बदलते हैं। सरकार बदलने पर भी सिर्फ होता इतना है, विभाग और कार्यक्षेत्र बदल जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके रुतबे में कोई कमी नहीं आती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार तो सिर्फ नीतियां बनाती है, लेकिन उसे लागू करना अफसरों के हाथों में ही होता है। इतना ताकतवर होने के बावजूद एक आईएएस ऑफिसर की कहानी ऐसी भी है कि आप सुन के उसे चौंक जाएंगे। ये कहानी सुनने के बाद आपका पूरे लोकतंत्र से विश्वास उठता चला जाएगा। आप हैरान हो जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, वो भी एक आईएएस ऑफिसर के साथ, लगातार 2 वर्षों तक। इस वीडियो के माध्यम से आप ये जानेंगे कि कैसे एक रंगदार नेता के सामने दिल्ली की सत्ता तक कुछ नहीं कर पाती है। यानी एक आईएएस ऑफिसर की पत्नी के साथ लगातार 2 सालों तक दुष्कर्म किया जाता है, लेकिन फिर भी वह आईएएस ऑफिसर कुछ नहीं कर पाता है। यह कहानी बिहार के ताकतवर नेता के परिवार और एक आईएएस ऑफिसर की पत्नी से जुड़ी हुई है। ये बात है 18 जुलाई 1990 की, जब 1982 बैच के आईएएस अधिकारी से, जो कि डीडी विश्वास होते हैं, उनकी शादी चंपा विश्वास से होती है। 2 नवंबर 1995 को वो पटना के बेली रोड पर शिफ्ट होते हैं। डीडी विश्वास को समाज कल्याण विकास विभाग के सचिव पद की जिम्मेदारी मिलती है। उस समाज कल्याण विभाग के अध्यक्ष आरजेडी विधायक और ताकतवर नेता हेमलता यादव को बनाया जाता है। हेमलता यादव और डीडी विश्वास दोनों को आवास भी बिल्कुल आसपास ही मिलता है। साल होता है 1995, जब विधायक हेमलता यादव के बेटे, जिसका नाम मृत्युंजय, उम्र लगभग 27 वर्ष होती है, उसकी नज़र चंपा विश्वास पर पड़ती है। उसके बाद मृत्युंजय चंपा विश्वास को हवस की नज़र से देखने लगा। उसे अपने जाल में फंसाने के अनेक तरीके सोचने लग गए। उस आईएएस की पत्नी से रेप की घटना का शुरुआत 7 सितंबर 1995 से होती है। चंपा विश्वास को एक फ़ोन जाता है हेमलता यादव के द्वारा। वो कहती है कि नौकर का हालत ख़राब है, उसकी तबीयत ख़राब है, आपके सहयोग की ज़रूरत है, आप मेरे आवास में आ जाएं। चंपा विश्वास जैसे ही हेमलता यादव के घर जाती है, उसे एक कमरे में ले जाया जाता है और झट से बाहर से दरवाज़ा लॉक कर दिया जाता है। कमरे के अंदर हेमलता यादव का बेटा मृत्युंजय मौजूद होता है, जो चंपा विश्वास के साथ जबरन दुष्कर्म करता है। ये सब घटना उस समय हो रही थी जब हेमलता यादव के घर में आरजेडी के और भी कुछ नेता मौजूद थे। रेप के बाद
हेमलता यादव चंपा विश्वास को धमकी देती है कि इस घटना के बारे में किसी को भी ना बताए, वरना उसे और उसके परिवार को जान से मार देगी। इसके बाद भी मृत्युंजय चंपा विश्वास का कई बार रेप करता है। उसका जब मन करता है चंपा विश्वास के आवास में चल जाता है और उसका रेप करता है। चंपा विश्वास के साथ साथ उस आईएएस ऑफिसर की भतीजी, उसके आवास में काम करने वाले 2 नौकरानी तथा उनकी मां के भी भी वह दुष्कर्म करता है। उस आईएएस की पूरी फैमिली को खत्म कर दिया जाएगा, ऐसी धमकी मिलती है, जिसके कारण पूरी फैमिली को चुप रहना पड़ता है। अंत में वह आईएएस ऑफिसर डीडी विश्वास अपने वरिष्ठ अधिकारियों से इस बारे में बात करता है। उनके अधिकारी भी उस आईएएस ऑफिसर की मदद करने के बजाय उसे चुप रहने और सब कुछ सहते रहने की सलाह देते हैं। 1995 से लेकर 1997 तक लगातार चंपा विश्वास उस विधायक के बेटे मृत्युंजय का शिकार बनती रहती है। उस हेमलता यादव के क्रूर और घिनौनेपन की हदें खत्म हो गई थी। चंपा विश्वास इतनी डर चुकी थी कि कहीं वह पेट से ना हो जाए, इस डर से उन्होंने अपनी नसबंदी तक करवा ली। यह मामला पब्लिक डोमेन में तब आया जब डीडी विश्वास और चंपा विश्वास दोनों ने लिखित में अपने अधिकारियों को इस बात की शिकायत करती है। उसके बावजूद पटना पुलिस उनकी कोई सहायता नहीं करती है। इस मामले में सबसे ज़्यादा तुल तब पकड़ा जब बिहार में विपक्ष और बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने इस बात को मीडिया के सामने उछाला। जब बिहार में विपक्ष और बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने चंपा विश्वास कांड के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबको इसके बारे में बताया और चौंका दिया। उन्होंने आरोप लगाया था कि बिहार में जंगल राज है, एक आईएएस ऑफिसर का परिवार महफूज नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार की कानून व्यवस्था एकदम चौपट हो चुकी है। एक ऐसा समाज है जहां पर एक आईएएस की पत्नी की आबरू तक ना बचा पाई। लेकिन इतना होने के बाद भी इसका कोई असर ना हुआ। एक दिन ऐसा आता है जब चंपा विश्वास और डीडी विश्वास दोनों तत्कालीन राज्यपाल के पास पहुंचते हैं और मदद की गुहार लगाते हैं। राज्यपाल के पहल से पहली बार मृत्युंजय 1997 में गिरफ्तार होता है और उसकी मां हेमलता यादव फरार हो जाती है। हेमलता यादव 2 महीनों तक फरार रही। उसके बाद थक हार कर खुद सरेंडर कर दी। हेमलता यादव 3 साल और उसका बेटा मृत्युंजय 5 साल तक जेल में रहा। उसके बाद दोबारा जमानत पर जेल से बाहर निकल गया। इसी बीच पटना के लोकल कोर्ट का फैसला आता है कि मृत्युंजय को 10 साल और हेमलता यादव को 3 साल तक सज़ा मिलती है। चूँकि हेमलता यादव पहले ही 3 साल जेल में सज़ा काट चुकी है, इसीलिए उनको दोबारा सज़ा नहीं मिलेगी। इस फैसले को लेकर दोनों माँ बेटे ने पटना हाई कोर्ट में सज़ा माफ़ी के लिए याचिका दाखिल कर दी। पटना हाई कोर्ट ने लोकल कोर्ट के फैसले को उलट पलट दिया। हाई कोर्ट के जज ने दलील दी कि 2 सालों तक चंपा विश्वास का रेप होता रहा और वो चुप क्यों रही, क्यों नहीं जमाने के सामने उन्होंने सबको बताया, उन्होंने गर्भपात क्यों कराया और नसबंदी क्यों कराई। इधर मृत्युंजय के वकील ने भी कहा कि चंपा विश्वास और मृत्युंजय के बीच रिलेशनशिप था। चंपा शादी के लिए अड़ गई थी और परिवार को बदनाम करने की धमकी दे रही थी। उस वकील ने यह भी कहा कि चंपा विश्वास ऐसा आरोप मृत्युंजय पर इसलिए लगा रहे हैं ताकि वो अपने आईएएस ऑफिसर की भ्रष्टाचार को दबा सके। दोनों पति पत्नी इतने मजबूर हो गए थे कि उस समय उन लोगों का किसी ने भी साथ नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि हाई कोर्ट ने हेमलता यादव और उसके बेटे को सभी आरोपों से बरी कर दिया। अब खुद इस बारे में सोच सकते हैं कि एक औरत दूसरी औरत को गिराने के लिए इस हद तक गिर सकती है। एक औरत दूसरे औरत की दर्द को ना समझ पाई,
जरा आप सोच के देखिए कि उस आईएएस ऑफिसर की पत्नी और उसके परिवार पर क्या बीत रही होगी। तरह तरह के सवाल आते होंगे, तरह तरह की बात आती होगी, किस दौर से गुजर रहे होंगे वो, उस समय के समाज के बारे में उनकी क्या सोच रही होगी। वैसा समाज जिसमें से किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। आप ही सोच के देखिए कि उस समय किस तरह के लोग होंगे, किस तरह का समाज होगा, किस तरह की सरकारें होगी। ये सोच के ही मन विचलित हो जाता है। आखिर उस परिवार पे क्या बीती होगी। एक तो उसके साथ दुष्कर्म भी हुआ और दूसरा उन्हें इंसाफ भी ना मिल पाया। भला इससे बड़ी पीड़ा क्या हो सकती है। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? आपके मन में कौन कौन से विचार आते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और जितना हो सके इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि दोबारा ऐसे समाज का गठन ना हो सके, दोबारा ऐसी सरकारें ना बन सके, दोबारा ऐसे दबंग नेता ना आ सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।